कंप्यूटर विजन और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम देख रहे हैं आज, वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फोरियर साहब ने फोरियर ट्रांसफॉर्म इजाद किया था, जिसने पूरे इमेज प्रोसेसिंग को इतना आसान बना दिया और इतने सारे हमें टेक्निक एल्गोरिथम दे दिए, जिससे हम आज बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, चाहे इमेज कंप्रेशन हो, चाहे इमेज ट्रांसमिशन हो और बाकी चीज़ें। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से है कि मान लीजिए fx कोई भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन है वेरिएबल का। जैसे अगर कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन मान लें आप, कंटिन्यूस और पीरियोडिक फंक्शन अगर आप मान लें, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का fx फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है fx, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर को फोरियर बोलते हैं एक्चुअली, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है फोरियर है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है इसका, क्योंकि हम इसको आमतौर पे बना नहीं पाते हैं, इसलिए हम इसको FU लिख देते हैं, कैपिटल FU। तो फोरियर fx का जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें तो वो FU, यानी कि यहाँ पर U जो है ये फ्रीक्वेंसी है। ये कैसे आएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये जो फंक्शन है आपका fx, जो कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में बात हो रही है, और ये है एक्सपोनेंशियल यानी e टू द पावर माइनस जे 2 पाई ux dx, जहां पर जो j है वो अंडर रूट -1 है, जे स्क्वायर -1 है। अगर आप इसका इनवर्स रखना चाहें, निकालना चाहें, यानी कि कोई भी, देखिए इसको बताने से पहले वैसे आगे भी आएगा, लेकिन मैं शुरुआत में बताता हूँ आपको, कोई भी टाइम डोमेन या कोई भी आपका स्पेशल डोमेन में अगर कोई सिग्नल है, तो फोरियर साहब ने कहा कि यूलर का सहारा लेते हुए, यूलर साहब जैसे e टू द पावर i थीटा जो होता है वो cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, तो sin थीटा होता है, तो ये cos और sin के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए e की पावर i थीटा ही देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये e की पावर i थीटा ही है, ये e की पावर i थीटा ही है। तो उन्होंने कहा फोरियर साहब ने कि जो भी टाइम डोमेन या आपके स्पेशल डोमेन में कोई भी सिग्नल है, तो उसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में बदल सकते हैं या देख सकते हैं। उसका मतलब ही ये होता है कि ये जो आप सिग्नल देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के कॉम्बिनेशन के तहत, उन फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन के नजरिए से इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने जब निकाला, अल्टीमेटली वो फ्रीक्वेंसीज ही निकल गया। तो कोई भी स्पेशल डोमेन, जैसे अगर आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बात करें, तो आपकी इमेज जो होती है उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती है या फिर कंटिन्यूस सिग्नल होता है, उसका हम फ्रीक्वेंसीज में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उस फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करने में इतना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपका एक सेंसर खराब हो गया, सैटेलाइट का एक सेंसर खराब हो गया, तो हमेशा लाइन आ रही है, एक इमेज है, इसमें इस तरीके से लाइन आ रही है, हर इसमें एक लाइन आ रही है। अब इस लाइन को किस तरीके से हटाया जाएगा? स्पेशल डोमेन में क्या तरीका है कि जो दोनों साइड की आपके पास वैल्यूज हैं इस रो की, इन दोनों को जोड़ के इसका एवरेज कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी एवरेज करके वो इसमें डाल दीजिए, या इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए या इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए, ये तरीका है। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप जाएं तो इसकी अलग फ्रीक्वेंसी होगी, जो लाइन आ रही है, बाकी इमेज से आपको अलग से ऐसे दिखाई देगी, कहीं इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो इसको हटा दीजिए आप कोई भी फिल्टर में डाल के। तो ये इतनी जबरदस्त चीज थी ये, या है अभी, जिसने पूरे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की एक तरीके से स्वरूप बदल दिया। तो ये आपका इन्वर्स है। अच्छा, दूसरी चीज क्या चीज यहाँ पर जब हम आए, तो अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसीज में चेंज कर दिया, तो फ्रीक्वेंसीज के बाद इन फ्रीक्वेंसी को वापस लेके, इन सब फ्रीक्वेंसी को जिस तरीके से आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी, कुछ इस तरीके से आ सकती है, इन फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दीजिए, वापस आप ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त कर लीजिए। तो अगर आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे FU का, तो आपको ओरिजिनल FX जो आपने यहाँ पर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था, वो आपको मिल जाएगा। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज से ही निकला हुआ है। तो अगर आप इसको देखें आगे, तो कोई जो आपने इक्वेशन आपने देखी, इनको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर कहते हैं, और इसके लिए fx को कंटिन्यूस और इंटीग्रल होना चाहिए, और fx को पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन है, उसी का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे। कंटिन्यूस और इंटीग्रेबल इसलिए है क्योंकि वो कंटिन्यूस होगा और इंटीग्रेबल होगा। अब हम देखेंगे जब कंटिन्यूस नहीं होगा तब कैसे निकालेंगे, वो भी आएगा। डिस्क्रीट वैल्यूज है तब कैसे निकालेंगे। तो ये सारी कंडीशन हमें दोनों चाहिए। और हमारा कंसर्न क्या है? वी आर कंसर्न विद फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस के लिए कंसर्न है हम विच आर रियल। हम उन फंक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जो रियल है। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म एक रियल फंक्शन का वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म इस रियल पार्ट का रियल और इमेजिनरी आपको निकाल देता है।
तो जिसमें आर यू आपका फोरियर डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में रियल पार्ट है, या आई यू इसका इमेजिनरी पार्ट है इस एफ यू का। जो भी आपने देखा, अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ यू का हम लिख सकते हैं, ये मॉड का साइन लगा के एफ यू ई टू द पावर जे फाई यू, जहां पर एफ यू जो आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर ऑफ यू, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर करके आप ये मॉड निकाल रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और फिर ये फाई यू क्या हुआ, फाई यू हुआ tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इसका डिवीजन। जो मैग्नीट्यूड है फंक्शन का, जो आप यहाँ एफ यू देख रहे हैं मैग्नीट्यूड, इसे हम कहते हैं फोरियर स्पेक्ट्रम। इसे हम कहते हैं फोरियर स्पेक्ट्रम किसका, इस जो हमारा इनिशियल फंक्शन था एफ एक्स, जो टाइम डोमेन में हो सकता है, आपके स्पेशल डोमेन में हो सकता है। और इस फाई यू को हम कहते हैं फेज एंगल, इसे हम कहते हैं फेज एंगल। तो स्क्वायर अगर आप लें इसका, जो आपने मैग्नीट्यूड लिया इसका अगर आप स्क्वायर लें, यानी जो अंडर रूट था इस अंडर रूट को हटा दें, तो इसे हम कहते हैं जो स्क्वायर ऑफ द स्पेक्ट्रम है, इसे हम कहते हैं, जो अभी अभी आपने देखा व्हाट वी कॉल्ड इट, हमने अभी जस्ट जानकारी ली कि इसे हम फूरियर स्पेक्ट्रम कहते हैं, इस मॉड एफ यू को, मैग्नीट्यूड को। अब हम इसको क्या कह रहे हैं, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, इस रूट को हटा दें, तो हम इसे कहेंगे पावर स्पेक्ट्रम। इस एफ एक्स सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रम, और कई जगह इसको स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी कहा जाता है, पावर स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल डेंसिटी। जो वेरिएबल यू देख रहे हैं, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसे हम यू को फ्रीक्वेंसी वेरिएबल कहते हैं। ये कहां से इसका नाम आया, जो आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है e टू द पावर j 2 पाई ux, ये जो है, ये आइलर फॉर्मूला या यूलर फॉर्मूला जैसे आप कहें, ये क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म में होता है, और इस थीटा की जगह आप ये चीज रख सकते हैं। तो जब आप ये 2 पाई ux पूरा रखेंगे, ये तो j है, यानी कि i जो e की पावर आई थीटा है, j को हमने अंडर रूट माइनस में माना है। तो अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल कह रहे हैं, इसका नाम इसलिए आया क्योंकि जो e टू द पावर माइनस j 2 पाई ux है, इसको हम cos थीटा माइनस j साइन थीटा है, या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम इसको साइन और कोसाइन में तब्दील कर रहे हैं, जो आइलर फॉर्मूला बोलता है। आप समझ गए क्यों हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आइलर फॉर्मूला हमको बताता है कि कोई भी जो सिग्नल इस तरीके का है e टू द पावर आई थीटा वाला, उसको cos और साइन में तब्दील कर सकते हैं, जहां cos और साइन में आ गया, और आप cos और साइन तो वेल एस्टैब्लिश आपके कर्व्स है, वो तो फ्रीक्वेंसीज उनकी जानते ही आप, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, इनका एम्पलीट्यूड होता है, इनका एक लेंथ होता है वेव का, वेव फॉर्म का। तो इस तरीके से इंटरप्रेटिंग द इंटीग्रल इन दी फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो हमने अगर इसको देखें, जो लिमिट हमने किया ये वाला, अगर इस तरीके से इंटरप्रेटिंग द इंटीग्रल इन दी फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन एज अ लिमिट समेशन ऑफ द डिस्क्रीट टर्म, अगर हम जो हमारे पास अलग अलग टर्म आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो एफ यू है, इसका मतलब क्योंकि cos थीटा भी आ रहा है, साइन थीटा भी आ रहा है, e की पावर आई थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। देखिए मैं इस तरीके से बताऊं, थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ, थीटा की वैल्यू 90 है तो यहाँ, कुछ बीच में तो यहाँ, तो ऐसे करके ये पूरा वेरिएट करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो एफ यू के पास क्या है, ये एक इनफाइनाइट सम ऑफ cos थीटा और साइन थीटा, या साइन या कोसाइन टर्म का सम है। तो जो एफ यू आया है, जब आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में फूरियर ट्रांसफॉर्म आया है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें इनफाइनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स ही है। तो हर एक यू एक फ्रीक्वेंसी बताता है, जो करस्पॉन्डिंग साइन या कोसाइन पेयर में होती है। जब आपने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा देखा, तो cos थीटा की एक फ्रीक्वेंसी है, साइन थीटा की एक फ्रीक्वेंसी, दोनों को जोड़ दिया, तो जैसे मान लीजिए यू जोड़ा, तो इनकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, इन दोनों की कंबाइंड, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। हर एक यू एक फ्रीक्वेंसी बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो आप इसको और समझ पाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल फंक्शन है, बहुत छोटा, बहुत एक बेसिक फंक्शन ले रहा हूं मैं। आपका एफ एक्स फंक्शन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पर ए है, देखिए कांस्टेंट है यहाँ से आता, और फ्रॉम 0 टू x, ये 0 से x, 0 से लेकर x तक एफ एक्स जो है वो a है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है a, कोई वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, जो वैल्यू आप देना चाहें। तो इस फंक्शन का अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई यू एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ए है, इसको ए रख दीजिए, ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई यू एक्स डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये हमको लिमिट ऑलरेडी दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 टू कैपिटल एक्स, 0 टू कैपिटल एक्स जा रहा है, तो 0 टू कैपिटल एक्स लगाएंगे, ए एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई यू एक्स डी एक्स। तो ये कांस्टेंट टर्म है, और ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है ई टू द पावर माइनस एक्स, इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाता है।
तो ये जो आपके पास ये x है, मतलब ये जो पूरा थीटा है बेसिकली, दिस इज थीटा, आई शुड से थीटा, ये पूरा नीचे आ गया j टू पाई u x के सामने जितना भी है। और उसके बाद यहाँ पर आपका e टू द पावर माइनस रहा है, ये आपने बाहर ले लिया, और माइनस मैंने कहा ये माइनस टर्म आ रहा है, तो ये हमने इंटीग्रल चीज यहाँ लिख दी। अब यहाँ पर 0 टू x का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं यहाँ पर, इसमें लिमिट लगा देते हैं x और 0, ये आ गया। अब e टू द पावर माइनस j पाई ux, ये कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगा e टू द पावर j पाई ux माइनस e टू द पावर माइनस j पाई ux। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2 पाई ux आ जाएगा। तो ये चीज, ये और ये बिल्कुल सेम है। ये मैंने क्यों लिखा, अब जरूर सोच रहे होंगे कि इसको इसी तरीके से क्यों रहने दिया। इसको इसे लिखा कि जब मैं यहाँ पर इसको खोलूंगा, इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा करूंगा, इसको cos थीटा माइनस आई साइन थीटा करूंगा, तो मेरे पास cos वाले टर्म कट जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसको कटते ही देखिए ये साइन पाई ux आ गया, 2 साइन पाई ux आएगा, 2 नीचे से यहाँ और यहाँ से कट जाएगा, ये 2 है यहाँ कट जाएगा। और उसके बाद आपके पास ये है ही, उसको हमने यहाँ रख दिया। तो फाइनल जो टर्म आएगा वो आएगा a बाय पाई, इसमें आई भी, ये दिस j विल आल्सो कैंसिल आउट, तो आपका आया साइन पाई ux e टू द पावर माइनस j टू पाई ux। ये आपका एक सिंपल सिग्नल जो आपका कांस्टेंट सिग्नल है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने देखा। अब ये जो आपने स्पेक्ट्रम देखा अभी, मतलब जो आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म देखा, अगर मैं उसका फूरियर स्पेक्ट्रम निकालना चाहूँ तो मैं इन सबका क्या करूंगा, एफ मेरे पास आ गया था, सबका मैं मॉड कर देता हूँ, सबका मॉड कर देता हूँ। इसका हो जाएगा, इन सबका अगर मॉड निकालेंगे आपका तो ए एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई एक्स, ये आपकी मॉड की एम्पलीट्यूड क्या है, हाईएस्ट ए एक्स, ये एक्स। बाकी ये क्योंकि यहाँ पर x टर्म है, ये माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 बाय एक्स इस तरीके से वेरी करेगी, यहाँ 1 बाय एक्स 2 बाय एक्स। तो इसका अगर प्लॉट मैं करूँ तो ये प्लॉट इसका इस तरीके से दिखाई देगा। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म 2D, यानी अभी हमने तो केवल एक छोटा सा एग्जांपल देखा था, ये 1D था, क्या मैं इसको 2D में बदल सकता हूँ? जी हाँ, मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म को 2D 2 डायमेंशन, यानी एक डायमेंशन था, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, इसको 2 डायमेंशन में करने की कोशिश करूंगा। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 डायमेंशन आल्सो। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर फूरियर लगाएंगे एफ एक्स वाई, कैपिटल एफ यू वी, यानी कि अब हमारे पास पहले क्या था, कि यू था, यू मतलब फ्रीक्वेंसी टर्म्स, वी मतलब ये एक्स डायरेक्शन में हो गया या एक डायरेक्शन में हो गया या दूसरी डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पर आपको 2 इंटीग्रल लगाने पड़ेंगे, दोनों माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एफ एक्स वाई आपका 2D जो इनिशियल फंक्शन है, जो रियल फंक्शन है, वो है e टू द पावर माइनस j 2 पाई ux प्लस वी वाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले केवल ux था, अब ux प्लस वी वाई हो गया। इंटीग्रल होगा कि ux के लिए dx, वी वाई के लिए dy, क्योंकि 2 इंटीग्रल है तो 2 dx और dy आएंगे, dx और dy दोनों आएंगे। अगर इसका इन्वर्स लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एफ एक्स वाई का ट्रांसफॉर्म कर दिया है फ्रीक्वेंसी, तो उसको आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन्वर्स इसका करेंगे तो आपको ओरिजिनल सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी से, जो भी फ्रीक्वेंसी इनको जोड़ देंगे तो वापस आपकी जो इनिशियल सिग्नल था मिल जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ एफ एक्स वाई है, यहाँ कैपिटल एफ यू वी है, यहाँ यू वी है, तो यहाँ डी यू डी वी होगा, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं। यहाँ पर आपका माइनस था, यहाँ पर प्लस टर्म आ जाएगा, बस इतना ही करना, बाकी सब सेम। अब अगर इसकी 2D फूरियर स्पेक्ट्रम देखा जाए तो इसका भी, जैसे इसका आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ना, 2D फूरियर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, अंडर आर स्क्वायर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका फेज एंगल क्या होगा, फेज यूवी होगा tan इनवर्स आई यूवी बाय आर यूवी। पावर स्पेक्ट्रम लेना है तो इसका आप रूट हटा देंगे, यानी कि इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करते क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर यूवी। अब सैंपल 2D फंक्शन और उसका फूरियर स्पेक्ट्रम देखना चाहें, देखिए ये आपके पास एक, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है एक्स डायरेक्शन में, इसका एम्पलीट्यूड वाई डायरेक्शन में। तो इसका अगर आप फूरियर स्पेक्ट्रम निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा, ये आपका पावर स्पेक्ट्रम आ गया। इसका आप एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए सेम हम ए एम्पलीट्यूड लेना चाहते हैं और सेम इसका, इस फंक्शन का अब हम फूरियर लेना चाहते हैं 2D वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम एफ एक्स वाई ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई यू एक्स वी वाई डी एक्स डी वाई, अभी हमने सीखा, इसको हम यहाँ लिख देंगे, कैपिटल ए को बाहर लेंगे और उसके बाद ई टू द पावर जो इसका इंटीग्रेशन होगा, ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन का की सेपरेबिलिटी होती है और फूरियर ट्रांसफॉर्म कहता है कि सेपरेबिलिटी है, आगे मैं बताऊंगा आपको ये सेपरेबिलिटी आएगी। तो ये सेपरेबल मतलब ये एफ एक्स, ये आप इसको 2 पाई यू एक्स वाले को अलग कर लीजिए, डी एक्स वाले को, और 0 टू एक्स इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि एफ एक्स वाई अपना ए है, क्योंकि कॉन्स्टेंट इसके बाहर ले लिया। 0 टू वाई इसको अलग से कर दीजिए, मतलब एक इंटीग्रल इसके लिए ले लिया एक्स डी एक्स के लिए, एक इंटीग्रल डी वाई के लिए अलग ले लिया, तो ये अलग हो गया, सेपरेबल है। इनका अलग निकालिए, इनका भी हमने निकाला था जस्ट नाउ वी डिड इट, इसका अलग से निकाला था। तो फाइनल टर्म हमारे ये आए थे दोनों के, तो यहाँ पर हमने लिख दिए, तो ये हमारा फाइनल इसका आ जाएगा। और अगर इसका स्पेक्ट्रम देखा जाए तो ये दिस विल बी सेम, जिस तरीके से पहले किया था, इसका अलग से स्पेक्ट्रम, इसका अलग से स्पेक्ट्रम यहाँ पर आ गया। तो स्पेक्ट्रम एफ यू की वी यू की आपने देखा कैसे हम इसका
2D में हमने निकाला। तो दो डी डायमेंशन है, उसका स्पेक्ट्रम अगर देखना चाहें तो देखिए 2D में आपका इस तरीके से आता है। अब हम आते हैं DFT पे, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म पे। अब हमने जो देखा था वो हमने बात की थी कोई कंटिन्यूस सिग्नल है। अब डिस्क्रीट मतलब ये है कि आपके पास जो ये कंटिन्यूस था वो इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है लेकिन फिर भी ये फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं आपके, इस तरीके से देखा जाए तो अगर आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है fx, उसको ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है इसको हमने डिस्क्रिटाइज कर लिया कितने सीक्वेंस में, डेल्टा x डिस्टेंस। तो पहला fx0 हो गया, अगला स्टार्टिंग वाला मान लीजिए fx0 है, दूसरा fx0 प्लस डेल्टा x हो गया, फिर 2x। इस तरीके से हमने n-1 सैंपल्स ले लिए इसके अलग अलग एक जगह पे, और हमने n सैंपल लिए जो डेल्टा x यूनिट अपार्ट है, यानी हमने इसका डायग्राम आएगा फिर भी बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे करके है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, ये डेल्टा x का डिफरेंस है, फिर यहाँ ले लिया 2 डेल्टा x हो गया, मतलब डेल्टा x प्लस डेल्टा x। ये जो हमारे कहाँ तक ले लिया, n सैंपल ले लिए, तो 0 से लेकर शुरू किया था, n-1 तक सैंपल ले लिए। तो x इसमें क्या आ गया, x कंटिन्यूस या डिस्क्रीट वैल्यू होगी। हम fx को कह रहे हैं fx0 प्लस x डेल्टा x, इसको मैं n कहूँ तो ज्यादा या k कहूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन चलिए इसको रहने दीजिए। जहाँ पर ये x जो है ये अज्यूम करता है वैल्यू कहाँ से लेकर, देखिए x 0 से लेकर n-1 तक, इनकी बात हो रही है, ये वैल्यूज हैं। तो f0 f1 fn-1 क्या होंगे, ये कोई n यूनिफॉर्मली स्पेस सैंपल्स है जो यहाँ पर यूनिफॉर्मली होने की सबका जो डिस्टेंस है डेल्टा x है, और किसके करस्पॉन्डिंग है, ये कंटिन्यूस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग है। ये देखिए ये डायग्राम में बता रहा था, आएगा अभी। fx0 ये हुआ, ये आपका एक सिग्नल है इस तरीके से, इसमें मैंने यहाँ लिया और यहाँ लिया, ये डेल्टा x है, तो पहले fx0 हो जाएगा, ये fx0 प्लस डेल्टा x हो जाएगा, x0 प्लस 2 डेल्टा x कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 0 से शुरू किया था, n-1 में जाएगा, तो n वैल्यूज हो जाएंगी कुल मिला के। तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप करना चाहेंगे, कोई एक अभी 2 डायमेंशन नहीं जा रहे हैं, 1 डायमेंशन करते हैं। डिस्क्रीट फूरियर टाइम करेंगे तो fu क्या होगा इसका 1/n, देखिए 1/n आएगा इसमें, सिग्मा 0 से लेकर n-1 तक जाएगा, 1 से लेकर होता तो n तक जाता, fx वैसे ही जो सिग्नल आपका है e⁻−j2π(ux) बाय n हो जाएगा, बस 2π(ux) था पहले, बाय कैपिटल n कर देंगे यहाँ पर, बस जो आपने n सैंपल्स लिए हैं। u जिसमें है 0 से लेकर n-1 तक, ये जो u है 0 से लेकर n-1 तक वेरी करेगा। हम इसका एग्जांपल भी देखने वाले हैं। डिस्क्रीट इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका करना है तो उल्टा कर दीजिए, fu को यहाँ लीजिए और इसको यहाँ पर माइनस लेकर प्लस कर दीजिए, बस यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर x 0 से लेकर n-1 तक वेरी कर रहा है। तो जो u है वो 0 से लेकर n-1 तक जब जा रहा है, इन दी डिस्क्रीट केस में ये करस्पॉन्ड करता है सैंपल्स जो कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्म है 0 डेल्टा u 2 डेल्टा u n-1 डेल्टा u तक। और डेल्टा u और डेल्टा x क्या है, किस तरीके से रिलेटेड है, डेल्टा u क्या है 1/n डेल्टा x, क्योंकि हमने डेल्टा x पे कितने n लिए हैं, सैंपल्स n लिए हैं, तो डेल्टा u कुल मिला के इतना हो गया। तो 2D अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म हम देख रहे हैं तो अब हम 2D केस लेते हैं। 2D मतलब अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ इमेज को। आपकी जो डिजिटल इमेज होती है वो कैसे होती है, 2D तो होती है और उसमें डिस्क्रीट वैल्यू होती है। तो अगर आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे काम करते हैं तो ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। हम यहाँ क्या करेंगे 1/m, याद है आपको सिंगल में क्या किया था, 1/n लिखा था, क्योंकि यहाँ पर m रोज है और n कॉलम्स हैं, तो m और n दोनों आएगा 1/mn। अब सिग्मा पहले एक बार लिया था, अब यहाँ 2 बार लेंगे, 0 से लेकर n-1, y से लेकर n-1, fx यही रहेगा, e⁻, ये जो ये है कैसे हो जाएगा -j2π(ux)/m प्लस vy/n, क्योंकि x के लिए m सिंपल है, y के लिए n सिंपल है। तो जहां पर u वेरी कर रहा है, ये जो u आप देखेंगे ये वेरी कर रहा है 0 से लेकर n-1 तक, v वेरी कर रहा है 0 से लेकर n-1 तक। अब आप जानते हैं कि मुझे वापस चाहिए, मैंने जो ट्रांसफॉर्म किया था आई वांट इट बैक, तो उसके लिए आप ये इनवर्स लगा देंगे, जहां पर x वेरी करेगा 0 से n-1 तक, y वेरी करेगा 0 से लेकर n-1 तक। तो डिस्क्रीट फंक्शन fxy इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सैंपल, इस रिप्रेजेंट कर सकते हैं सैंपल कंटीन्यूअस फंक्शन के fx0 प्लस डेल्टा x और y0 प्लस डेल्टा y। x वेरी करेगा कहां तक 0 से n-1 तक, y कहां तक वेरी करेगा 0 से n-1 तक, जहां पर डेल्टा u पहले 1/n डेल्टा x है, यहाँ डेल्टा u 1/m डेल्टा x हो जाएगा, डेल्टा v 1/n डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने डेल्टा y लिए हैं सैंपल्स n नंबर के, तो डेल्टा v ये हो जाएगा। अब अगर n इक्वल टू m मान लें, यानी कि अगर आपके पास ऐसी इमेज है जिसके रोज और कॉलम बराबर है, जैसे 512/512 ये आपकी इमेज है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/n आ जाएगा, यहाँ पर 2π(ux)/m या 2vy/n या m था तो उसको हम छोड़ देंगे, सीधा दोनों को डिवाइड कर देंगे n से। और यहाँ पर क्यों लेके n आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ m इंटू n मत सोचिएगा, m इंटू यानी कि n स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पर क्यों लेना आएगा। और fxy क्या आएगा, जब हम इन्वर्स करेंगे तो fuv ये वाला, और उसके बाद यहाँ माइनस को प्लस कर देना है e⁻j2π(ux)/n। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने क्या किया, fx0 लिया 0.50 पे जो x0 माना,
एफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स का लिया 0.75 पे, इस तरीके से 2 डेल्टा एक्स ये लिया, ये यहाँ पर 1.25 पे ले लिया। अब इससे सैंपल जो लिया उसको यहाँ बना देते हैं। ये सैंपल आपका पहले नंबर पे क्या है, ये वाला सैंपल है, दूसरे नंबर पे आपका ये वाला सैंपल है, तीसरे नंबर पे ये सैंपल है, और चौथे नंबर पे जो सैंपल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो अब आप सैंपल जो ले रहे हैं वो कहाँ पर ले रहे हैं, एक्स जीरो पे। एक्स जीरो क्या है, एक्स वैल्यू क्या है इसकी, एक्स वैल्यू 0.5 है, यहाँ पर क्या वैल्यू है, x1 0.75 है, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 1.25, ये 4 हो गए, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अभी एग्जाम्पल में लेने वाले हैं। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, डेल्टा एक्स क्या है, कितना वेरिएशन है यहाँ पर 0.25 का, तो डेल्टा एक्स का सबके बीच में 0.25 का है, और एक्स कहाँ तक रेंज कर रहा है 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, x0 x1 x2 x3, इन चारों का निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे जो 4 करस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म टर्म आएंगे इसमें सीधा f0 की जगह आपको फॉर्मूला रखना है, सीधा फॉर्मूला रखना है आपको, तो क्या आएगा e⁻² पाई, ये 0 हो जाएगा, पहला वाला तो 0 है, तो f0 यहाँ पर आप f0 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3, ये क्या क्या वैल्यूज हैं, f0 की 2 है, f1 की 3 है, f2 की 4 है, f3 की 4 है, 1/4 से करिए 3.25। इसी तरीके से f2 f1 करेंगे तो e⁻−j2 पाई बाई 4 आएगा इसमें, अगर आप इस फॉर्मूला में जो पिछला रखा है उसमें रख देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर पूरे टर्म्स रखेंगे, आप पूरे लेने हैं, सारे टर्म लिए जाएंगे, f0 f1 f2 f3, तो ये आ जाएगा, इस तरीके से f2 ये आ जाएगा, f3 ये आ जाएगा। हमने किया क्या है, जो हमने यहाँ पर, इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको यहाँ रख देना है, जो वैल्यू आपको सारी वैल्यूज पता है, उस वैल्यू को यहाँ रख देना है। ये आपकी वैल्यूज आ गई, ये आपने 4 निकाल ली। अब इसका मॉड ले लीजिए, f0 का तो 3.25 रहेगा क्योंकि इसकी कोई इमेजिनरी पार्ट 0 है, f1 का रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आ जाएगा, इस फूरियर स्पेक्ट्रम आ जाएगा सबका चारों का। और अगर मैं और प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो डायनेमिक रेंज है फूरियर स्पेक्ट्रम की वो ज्यादा होती है, जितना हम डिस्प्ले कर सकते हैं उसकी ज्यादा डायनेमिक रेंज होती है। तो टोकानन टेक्निक, जैसे मान लीजिए आपको 0 to 255 तक डिस्प्ले करना 8 बिट है, अब इससे ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे, उसके लिए हम DU लेते हैं, जो C log 1 प्लस इसका जो स्पेक्ट्रम है FUV इसके अंदर हम कंटेन करेंगे, C हमारा स्केलिंग फैक्टर है, और जो लॉग टर्म है ये कंप्रेशन करेगा इस डेटा को। ये जो C है इसको हम स्केल करना चाहते हैं 0 to 255 तक, क्योंकि हमारे पास 8 बिट है, 8 बिट ही डिस्प्ले कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर आप RGB भी लें या फिर कलर भी लें तो 8 बिट कितना होता है, 32 बिट होता है, 24 होता है, अल्फा ले लें तो 32 बिट हो जाता है, लेकिन हमारे पास एक 8 बिट ही है, तो 8 बिट के लिए हम इसको C को यहाँ लगाएंगे, तो ये हमारा मतलब में अगर आप देखें इसको जब लगाया जाएगा तो इसको ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा तभी ये डिस्प्ले होगा, क्योंकि इसकी डायनेमिक रेंज ज़्यादा है। सेपरेबिलिटी समझिएगा, जो डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म पेयर है, जैसे आपको याद होगा कि मैंने जब इसको कंटिन्यूस वाला बताया था तो इन दोनों को अलग कर दिया था, ये ही बात लागू होती है डिस्क्रीट में, इन दोनों को अलग कर सकते हैं आप, ये देखिए दोनों को अलग कर सकते हैं, चाहे आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं या इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो FUV FXY इसको 2 स्टेप से आप निकाल सकते हैं, चाहे आप 1D पहले 1D ट्रांसफॉर्म करिए फिर उसका इनवर्स निकालिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, 1D निकाल लीजिए पहले, दोनों का 1D निकाल के फिर उसका इनवर्स ले सकते हैं इस तरीके से। और जो 2D ट्रांसफॉर्म है उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं आप, जहाँ पर FXV क्या है, यहाँ पर पहले आपने 1D निकाला फिर इसका FXV आ गया, फिर इसका 1D निकाल लीजिए, तो यहाँ पर इस टर्म्स में, तो यानी कि आप कर क्या रहे हैं, इसमें FXY आया, इसमें आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा U मल्टीप्लाइड बाय N, तो FXV आया, अभी FUV नहीं आया है, अभी FXV आ गया, इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, अलग अलग सेपरेबिलिटी है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो FUV आ जाएगा डायरेक्ट, तो ये 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर की है, ये देखिएगा आप, ये FXY में अगर मैं यहाँ पर 2 पाई U0x V0y करूंगा तो दैट विल बी, अभी बताता हूँ इसको, इसमें जो आपको ये डबल एरो दिख रहा है, ये दिस डबल एरो, ये इंडिकेट करता है करस्पॉन्डेंस बिटवीन फंक्शन एंड इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों के बीच में, तो आपको V-U0 कर सकते हैं इसको V-V0, क्योंकि यहाँ पर हमने UV की जगह U0 V0 लिया है, ये दिस इज द ट्रांसलेशन। इसी तरीके से X-0 कर लें या Y-Y0 अगर कर लें तो इम्प्लाई करेगा कि आप यहाँ पर X0 Y0 कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे FXY को किसी भी एक्सपोनेंशियल से और उसका ट्रांसफॉर्म लेंगे, टेकिंग द ट्रांसफॉर्म इन अ शिफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो इट विल रिजल्ट इन अ शिफ्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द फ्रीक्वेंसी प्लेन टू द पॉइंट U0 Y0, तो U0 V0 लेंगे अगर आप यहाँ पर, तो वो केवल आपका जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट कर देगा, इसे हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं यहाँ पर। और इसलिए अगर हम U0 V0 N/2 लेते हैं तो आप हम कहाँ पर आ जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। तो आप जब इसका ट्रांसफॉर्म देखेंगे ना इमेज में तो आपको यहाँ दिखाई देगा कुछ, तो उसके लिए हम चाहते हैं वो सेंटर पे आ जाए। तो जो ये वैल्यू है e⁻j2 पाई U0x प्लस V0y बाय n, U0 V0 को आप N/2 रखिए, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, e⁻j पाई x प्लस y, ये क्या है -1 x प्लस y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि FXY को भी अगर आप करें इससे मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली तो इसी से कर रहे हैं ना,
दैट u माइनस एन बाई टू है, क्योंकि u जीरो बाई जीरो का एन बाई टू माना है, तो u माइनस एन बाई टू, u माइनस एन बाई टू आपने ट्रांसलेशन कर दिया। तो ओरिजिन जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म की, वो हम इट कैन बी मूव टू द सेंटर, हम सेंटर पे ला सकते हैं अगर हम करस्पॉन्डिंग एन बाई एन को सिंपली हम एफ एक्स वाई को माइनस वन टू द पावर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद वी कैन टेक द ट्रांसफॉर्म। ये मैग्नीट्यूड को कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। ये मैटलैब का एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल भी रखा हुआ है इसको, आप ये एक जिनको जरूरत है वो इसे देख सकते हैं या फिर इसको नोट करके मैटलैब में ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको बता देता हूँ क्या है इसमें। हमने पहले क्या किया, एक डेटा सेट बना लिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, एक ट्रांसलेशन किया, क्योंकि माइनस वन टू द पावर एक्स प्लस वाई कर दिया इसको। आपको पता है एन बाई टू पे शिफ्ट हो जाएगा, ये जरूरी है हमको देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास जब स्क्रीन आएगी तो हम नहीं चाहते यहाँ पर आ जाए सर, हम चाहते हैं पूरा कुछ सेंटर में देखें। उसके बाद हम इसका FFT निकाल रहे हैं, 2D डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म। अब आप पूछेंगे डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म बताया था, ये FFT को ले रहे हैं। FFT एक एल्गोरिथम है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। जो पहले वाले ट्रांसफॉर्म थे, जो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म थे, वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो कि बहुत ज्यादा थी, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। तो कुली एंड टक्की ने एक तरीका बनाया है इसका फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो गई। तो बस इस तरीके से उन्होंने इसकी सिमेट्री और पीरियोडिसिटी को लिया और उसके हिसाब से एक तरीका बनाया कि जहाँ पर बार बार चीजें हो रही है उसको मिनिमाइज कर सके, और ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लिया है, तो इसलिए FFT लेते हैं। तो प्रैक्टिकली कोई DFT नहीं होता है, हर चीज FFT होती है। इससे पहले कि कोई और नई चीज आ जाए, अभी हम FFT ले रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इसका फूरियर स्पेक्ट्रम निकाला, फिर उसके बाद हमने स्केलिंग फैक्टर, मैंने बताया था स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता ताकि डायनेमिक रेंज में दिखा सके। ये हमने इसको स्केल कर दिया, उसके बाद हमने प्लॉट कर दिया इमेज को, कलर मैप को। तो ये आपका इमेज है और ये आपका स्केल्ड फूरियर स्पेक्ट्रम प्लॉट है इसका। ये आपका इमेज है और ये स्केल फूरियर स्पेक्ट्रम प्लॉट है। इसको एक्स वाई शिफ्ट किया गया है, मतलब शिफ्टिंग की गई है। तो होपफुली मैंने कोशिश की फूरियर ट्रांसफॉर्म को आपको बताने की, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।